हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अमरीश एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। आइए दोस्तों, हम सभी लोग आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। वह है रिमोट सेंसिंग, बेस ऑफ रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदन के आधार। थोड़े से पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित सन 2021 से लागू सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत नवीन पाठ्यक्रम, और वह टॉपिक है सुदूर संवेदन के आधार। क्या है भाई? सुदूर संवेदन के आधार। आइए इसकी हम लोग टॉपिक की बात करते हैं। फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं। तो रिमोट सेंसिंग, डिफिनेशन एंड स्कोप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक, आइए हम सभी दोस्तों देखते हैं रिमोट सेंसिंग के फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं। तो रिमोट सेंसिंग डिफिनेशन एंड स्कोप, ध्यान दीजिएगा। रिमोट सेंसिंग का हम लोग परिभाषा और उसका क्षेत्र पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्या पढ़ेंगे भाई? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक, इंटरेक्शन विथ मैटर, टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म। फर्स्ट यूनिट की ये चर्चा होगी, इस पे से संबंधित क्वेश्चन होंगे। और आगे सेकेंड यूनिट की बात करें हम लोग, तो सेकेंड यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे एरियल फोटोज, टाइप, स्केल, रिसोल्वेशन, ज्योमेट्रिक प्रोट्रीज ऑफ एरियल फोटोज। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रोस्कोपिक पैरालॉक्स, रेलेट डिस्प्लेसमेंट। और थर्ड यूनिट की हम लोग बात करें तो थर्ड यूनिट के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? थर्ड यूनिट के अंतर्गत हम लोग जनरल ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, और जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिमोट सेंसिंग सेंसर, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉ रिमोट सेंसिंग डाटा। मतलब हम लोग इसमें 3 टॉपिक की बात करेंगे और जिसके विशेषता ही सबसे ज़्यादा पढ़नी है। आगे की चौथी यूनिट की बात किया जाए तो चौथी यूनिट में हम सभी लोग पढ़ेंगे एलिमेंट ऑफ इमेज इंटरप्रिटेशन, इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक, विजुअल एंड डिजिटल, रिमोट सेंसिंग इन रिसोर्स मैपिंग एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, लैंड यूज एंड लैंड कवर मैपिंग, ये कवर स्टडी। अर्थात हम लोग इस फोर्थ यूनिट में ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। और प्रश्नों की शुरुआत हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों से शुरू करेंगे, और बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और देखते हैं। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर दिया जाए जिससे पूरे प्रश्न आपको दिखाई दें, ठीक है? आइए शुरुआत करते हैं भाई। पहले प्रश्न की से शुरुआत करते हैं, और पहला प्रश्न कह रहा है GIS का पूर्ण व्याख्या अर्थात पूरा नाम क्या है? क्या ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, या ज्योग्राफिकल आइए देखते हैं भाई GIS क्या है। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, या जोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, या ज्योग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। GIS क्या है? GIS है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या है भाई? ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसे भौगोलिक सूचना प्रणाली भी कहते हैं, भौगोलिक सूचना प्रणाली। ध्यान दीजिएगा। आगे की ओर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भाई? ध्यान से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में भौगोलिक सूचना तंत्र, भौगोलिक सूचना प्रणाली भी कहते हैं, कि तकनीक पर आधारित अन्य अनेक सूचना तंत्रों में शामिल है। क्या शामिल होता है भाई? भौगोलिक सूचना तंत्र में क्या शामिल होता है? भू संपत्ति सूचना तंत्र, प्राकृतिक संसाधन प्रबंध सूचना तंत्र,
आपदा प्रबंध सूचना तंत्र उपरोक्त सभी। जो GIS होता है उसके अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है? भू संपत्ति सूचना, भू की हम लोग सूचना देते हैं, सही बात है। प्राकृतिक रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स का सूचना दिया जाता है, वो भी सही है। आपदा का भी सूचना दिया जाता है विषय, अर्थात उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। सभी सूचनाओं को उसमें संग्रह किया जाता है, शामिल किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई, ध्यान से पढ़ते हैं। पृथ्वी के क्षेत्रों के बारे में सूचना के संग्रह, संचय, विश्लेषण व प्रकरण हेतु हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, दत्त, विशेषज्ञों, संगठनों, संस्थागत व्यवस्थाओं के तंत्र को कहते हैं। क्या कहते हैं? GIS कहते हैं, GPS कहते हैं, MAIS कहते हैं, NAIS कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर हम लोग संग्रहण, सूचना के संग्रहण की बात हो, संचय की बात हो, विश्लेषण की बात हो, प्रकरण की बात हो, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, दत्त, विशेषज्ञ, संगठन, संस्थागत इत्यादि व्यवस्थाओं की बात होती है, तो वहाँ पर हम लोग NAIS द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं भाई? NAIS कहते हैं। ठीक है, आगे इसका इन्फॉर्मेशन आपको पूरा नाम बता दिया जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भौगोलिक सूचना, भौगोलिक सूचना तंत्र के तत्व हैं कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, लाइववेयर, ये सभी, अर्थात ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो तत्व हैं ये सभी हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर भी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी है, लाइववेयर भी है, अर्थात ये सभी हैं, अर्थात डी करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन गूढ़दत्त पूछ रहा है। गूढ़दत्त, ध्यान देंगे, गूढ़दत्त, गूढ़दत्त का प्रयोग किया जाता है। GPS में किया जाता है, GIS में किया जाता है, GNS में किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो गूढ़दत्त का प्रयोग किस में किया जाता है भाई? GIS में किया जाता है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखते हैं। स्थानिक आंकड़ों के प्रदर्शन, एकत्र, संग्रहण एवं विश्लेषण का स्वचालित कहलाता है। स्वचालित, ऑटोमेटिक चालित क्या कहलाता है? GPS कहलाता है, लैंडसेट कहलाता है, GIS कहलाता है, IRS कहलाता है। तो जो सभी आंकड़ों का संग्रहण, विश्लेषण इत्यादि करता है, प्रदर्शन करता है, उसे कहते हैं हम लोग ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, अर्थात C इज द करेक्ट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं हम लोग। भौगोलिक सूचना प्रणाली किस प्रकार की सूचना के समुच्चय से युक्त होती है? चित्र से, डाटाबेस से, मानचित्र से, बिंब से। तो ध्यान देंगे, जो GIS होता है वह डाटाबेस के आधार पर, अर्थात B करेक्ट आंसर है, सूचना को समुच्चय युक्त होती है। आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम लोग भाई। GIS में भौगोलिक लक्षणों को दिखाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? बिंदुओं का, रेखाओं का, बहुभुजों का, ये सभी। तो जो ये GIS है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है, बिंदुओं का भी प्रयोग किया जाता है, रेखाओं का भी प्रयोग किया जाता है, बहुभुजों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसके लक्षणों को दिखाने के लिए इन सभी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और 9 को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। GIS में सूचनाओं का प्रत्येक समुच्चय कहलाता है। लेयर कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है, बहुभुज कहलाता है, बिंदु कहलाता है। प्रत्येक समुच्चय कहलाता है GIS, क्या कहलाता है भाई? लेयर कहलाता है। करेक्ट आंसर ए। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग देखते हैं भौगोलिक सूचना तंत्र के प्रकार होते हैं। सदिश संरचना,
रेखापुंज संरचना और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो भौगोलिक सूचना के प्रकार हैं, सदिश संरचना, रेखापुंज संरचना, दोनों प्रकार के होते हैं, अर्थात करेक्ट आंसर सी होगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए भाई। भौगोलिक सूचना तंत्र के कार्य हैं, कौन कौन कार्य हैं भाई? मानचित्र व मानचित्र कला, आंकड़ा, आधार प्रबंधन, स्थानिक लक्षणों पर आधारित आंकड़ों की खोज, उपरोक्त सभी। तो भौगोलिक सूचना के कार्य है मानचित्र व मानचित्र कला भी है, आंकड़ों का आधार प्रबंधन है, स्थानिक लक्षणों पर आधारित आंकड़ों की खोज है, उपरोक्त डी सभी हैं। उपरोक्त डी सभी हैं। करेक्ट आंसर डी होगा। आगे की बात करते हैं और अगला है क्वेश्चन नंबर 12। भौगोलिक सूचना तंत्र से लाभान्वित क्षेत्र हैं, कौन है? सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ये सभी। तो भौगोलिक सूचना से लाभान्वित क्षेत्र जो होते हैं, सामाजिक क्षेत्र भी होता है, आर्थिक क्षेत्र भी होता है, सांस्कृतिक क्षेत्र होता है और उपरोक्त सभी होते हैं। करेक्ट डी, ठीक ना? आंसर क्या होगा इसका भाई? डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, GIS का प्रयोग होता है मार्ग, जल आधारित प्रबंध सेवाओं के लिए, प्राकृतिक संसाधनों के लिए, भूमि का विभाजन, उपरोक्त सभी। तो जो GIS का प्रयोग किया जाता है वह ए मार्ग जल आधारित प्रबंधन सेवाओं के लिए भी, बी प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध के लिए भी, भूमि का विभाजन, उपरोक्त सभी। ये क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। GIS में बहुभुज पॉलीगन का अर्थ है 3D स्पेस का समरूपी प्रदर्शन, 2D स्पेस का विषमरूपी प्रदर्शन, 2D स्पेस का समरूपी प्रदर्शन, 3D स्पेस का विषमरूपी प्रदर्शन। जो GIS है इसमें बहुभुज का अर्थ होता है 3D स्पेस का विषमरूपी प्रदर्शन, अर्थात इसका जो डी आंसर होगा इज द करेक्ट आंसर होगा। दूर संवेद होते हैं, दूर संवेद होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो कौन कौन से होते हैं भाई? 4 प्रकार के होते हैं। करेक्ट आंसर सी होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रेडियोमीटर, ऑडियो मीटर व ग्रेविमीटर का प्रयोग किया जाता है सुदूर संवेद में, GIS में, GPS में, इनमें से कोई नहीं। तो जो रेडियोमीटर, ऑडियोमीटर व ग्रेविमीटर का प्रयोग किया जाता है किसमें किया जाता है भाई? सुदूर संवेद में किया जाता है। करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक है। हम लोग आइए थोड़ा सा देखते हैं इसका अनुप्रयोग की बात करते हैं। तो अनुप्रयोग हम लोग कैसे करते हैं इसको हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं दूर संवेद के अनुप्रयोग कैसे करते हैं। स्थलीय अनुप्रयोग करते हैं, स्थलीय में प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों करते हैं। समुद्री अनुप्रयोग भी करते हैं, पर पार्श्विक और गहरे समुद्र के करते हैं। वायुमंडलीय प्रयोग भी करते हैं, वायुमंडलीय प्रयोग जलवायु हम लोग करते हैं, वायुमंडलीय परतें करते हैं। और प्रौद्योगिकी का भी उपयोग करते हैं। तो प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे करते हैं हम लोग आइए देखते हैं कैसे करते हैं भाई। आप लोग ध्यान दीजिए, स्पेक्ट्रम करते हैं और आंकड़ा अर्जन करते हैं, मानचित्रण तकनीकी करते हैं। ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग इसको जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी आपको दूर संवेदन PDF भी आपको तैयार है, ठीक है ना। इसके तरंगे कैसे कार्य करती है इसको दिखाया जाएगा, ठीक है ना। और ये सारी व्यवस्थाएं आपको उपलब्ध होगी, कैसे कैसे सैटेलाइट लगाया जाता है, इन सभी उनको हम आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। तब तक आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। इम्पोर्टेंट हमारा प्रश्न है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 17। फोटोग्राफी का जन्म माना गया है 1840 ईस्वी में, 1839 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में, 1841 ईस्वी में। तो फोटोग्राफी का जन्म माना जाता है, कब माना जाता है भाई? फोटोग्राफी का जन्म 1839 ईस्वी में माना जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या है भाई? बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। सर्वप्रथम वायु फोटो चित्र कब खींचा गया था? कब खींचा गया था भाई? सर्वप्रथम वायु फोटो चित्र खींचा गया था 1858 ईस्वी में, 1859 में, 1856 ईस्वी में, 1860
वायु फोटो चित्र, वायु फोटो चित्र का मतलब होता है वायु द्वारा फोटो खींचना। किसके द्वारा भाई? वायु द्वारा फोटो खींचना। वायु द्वारा फोटो खींचा गया था, कब खींचा गया था भाई? 1858 ईस्वी में खींचा गया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। आइए आगे की ओर बात करते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग देखते हैं। किस अमेरिकन ने, ध्यान दीजिएगा, किस अमेरिकन ने 1860 ईस्वी में बोस्टन नगर का वायु फोटो चित्र खींचा था? क्लार्क ने खींचा था भाई, टूरनाचन ने, जेम्स वालेस ब्लैक ने, इनमें से कोई नहीं। तो 1860 ईस्वी में बोस्टन नगर का फोटो खींचा था, किसने खींचा था? तो खींचा था जेम्स वालेस ब्लैक ने। किसने खींचा था भाई? जेम्स वालेस ब्लैक ने। आगे की ओर बढ़ चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 20, स्पुतनिक फर्स्ट नामक उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। स्पुतनिक फर्स्ट नामक उपग्रह छोड़ा गया था, कहाँ छोड़ा गया था, किसके द्वारा छोड़ा गया था? पहला USA के द्वारा, भारत के द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा, फ्रांस के द्वारा। किसके द्वारा छोड़ा गया था भाई? सोवियत संघ के द्वारा छोड़ा गया था। करेक्ट आंसर ए होगा, सी होगा, सॉरी, क्या होगा भाई? सी, सोवियत संघ होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21, और 21 को हम लोग देखते हैं भाई। 21 को हम लोग देखते हैं ध्यान से। किस क्या कह रहा है? संसार के प्रथम अंतरिक्ष यात्री किस देश के थे? सोवियत संघ के, USA के, चीन के, फ्रांस के। संसार मतलब विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कहाँ थे? तो वह सोवियत संघ के थे। कहाँ के थे भाई? सोवियत संघ के थे। आइए अब अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मरकरी मिशन। क्वेश्चन नंबर 22, मरकरी मिशन को प्रारंभ किया गया चीन में, सोवियत संघ में, फ्रांस में, USA में। तो मरकरी जो मिशन है वह करेक्ट ऑप्शन डी, USA में प्रारंभ किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम अमेरिकी अंतरिक्ष, ध्यान देंगे, प्रथम अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे यूरी गागरिन, शेपर्ड, जोहान ग्लेन, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रथम अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री था कौन था भाई? ऑप्शन नंबर बी, शेपर्ड था। कौन था भाई? शेपर्ड। आगे की ओर बढ़ते हैं। गामा किरणें, ध्यान देंगे, जो गामा किरण प्रदेश की तरंग दैर्घ्य हैं, कैसी हैं भाई? प्रदेश की तरंग दैर्घ्य हैं, ध्यान देंगे, स्मॉल देन 0.004 म्यू, 0 लेस देन 0.05 म्यू, 0.003 म्यू, या ग्रेटर देन 100 म्यू। तो ध्यान देंगे गामा किरण प्रदेश की जो तरंग दैर्घ्य होती हैं वह क्या होती हैं? ग्रेटर देन 0.03 म्यू। इसको हम लोग म्यू माइक्रोन भी कहते हैं, तो इसको म्यू बोला जाता है। इस तरीके से UM लिखा हुआ है तो यहाँ म्यू बोला जाता है। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग देखते हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को बांटा गया है 6 भागों में, 7 भागों में, 5 भागों में, 9 भागों में। जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को बांटा गया है वो कितने भागों में बांटा गया भाई? 7 भागों में बांटा गया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से सुदूर संवेदन के प्लेटफार्म हैं? गुब्बारे, वायुयान, कृत्रिम उपग्रह, ये सभी। जो सुदूर संवेद के प्लेटफार्म हैं वह गुब्बारे के भी हैं, वायुयान भी हैं, कृत्रिम उपग्रह अर्थात ये सभी हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 27, सुदूर संवेद में प्रयोग किए जाने वाले गुब्बारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 5 प्रकार के,
4 प्रकार के। तो कितने प्रकार के होते हैं भाई? 3 प्रकार के होते हैं। करेक्ट ऑप्शन ए। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कृत्रिम उपग्रह, ध्यान देंगे, कृत्रिम उपग्रहों को पृथ्वी के गुरुत्व बल से बचने व अंतरिक्ष में पहुंचने के गति की आवश्यकता होती है। कितने भाई? गति की आवश्यकता होती है, ध्यान देंगे। ध्यान देंगे, क्या 18 किमी प्रति सेकंड होती है, 17 किमी प्रति सेकंड होता है, 11 किमी प्रति सेकंड होता है, या 12 किमी प्रति सेकंड होता है? अंतरिक्ष पहुंचने के लिए गति की आवश्यकता कितनी होती है? 11 किमी प्रति सेकंड। यदि कृत्रिम उपग्रह बना रहे हैं तो गुरुत्वीय बल से बचने के लिए जो इसकी स्पीड होगी वो 11 किमी प्रति सेकंड होगा। 1 सेकंड में 11 किलोमीटर जाना चाहिए, तभी वह गुरुत्वीय बल के ऊपर जा सकता है, अन्यथा नहीं जा पाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 29, भूतुल्यकालिक उपग्रह कितनी ऊंचाई पर प्रक्षेपित किए जाते हैं? 20,000 किलोमीटर पर, 35,000 किलोमीटर पर, 10,000 किलोमीटर पर, इनमें से कोई नहीं। तो जो भूतुल्यकालिक उपग्रह ये स्थापित किए जाते हैं उनकी ऊंचाई होती है 35,000 किलोमीटर। कितनी ऊंचाई होती है भाई? 35,000 किलोमीटर ऊंचाई होती है। आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30, भूतुल्यकालिक उपग्रह अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं 20 घंटे में, 21 घंटे में, 19 घंटे में, 24 घंटे में। तो जो भूतुल्यकालिक उपग्रह अपनी जो परिक्रमा करते हैं वो 24 घंटे में अपनी परिक्रमा कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इनसेट उपग्रह किसका है? इनसेट उपग्रह किसका है? भारत का है, फ्रांस का है, जापान का है, यूएसए का है? इनसेट उपग्रह किसका है भाई? भारत का है। ए इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, GMS उपग्रह है, ध्यान देंगे, GMS उपग्रह है, किसका है भाई? भारत का, जापान का, फ्रांस का, यूएसए का? किसका है भाई ये GMS? ये जापान का है, ठीक ना? करेक्ट आंसर बी होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। संवेदन प्रणाली हैं, संवेदन प्रणालियां हैं, अंकीय प्रणाली, सक्रिय प्रणाली, अ और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। अ और ब दोनों, ठीक है। संवेदन प्रणाली क्या है? सक्रिय, अक्रिय प्रणाली और सक्रिय प्रणाली दोनों है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। आइए आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में लैंडसैट सी छोड़ा गया है। वर्ष 1978, 1980, 1981, 1989। तो ध्यान देंगे, जो सैटेलाइट सी छोड़ा गया है कब छोड़ा गया है? 1978 में छोड़ा गया है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय दूर संवेदन तकनीक का प्रकार है? रेडार है, सोनार है, लीडार है, ये सभी। तो जो दूर संवेद के तकनीकी होते हैं वो रेडार भी होता है, सोनार भी होता है, लीडार भी होता है, अर्थात ये सभी होते हैं। करेक्ट आंसर डी। आगे की बात करते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन एक सूर्य के विद्युत चुंबकीय की लघुत्तम तरंगे लंबाई से बृहत्तम तरंग लंबाई का सही अनुक्रम है? तो ध्यान देंगे, पहले कौन होती, ऑप्शन को देखते हैं, इसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं। ध्यान देंगे, विद्युत चुंबकीय, सूर्य की विद्युत चुंबकीय लघु तरंगे लंबाई से बृहत्तम मतलब छोटी से बड़ी होती हैं। कौन कौन होती हैं भाई? करेक्ट आंसर बी है। ध्यान देते हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, फिर दूर प्रकाश की रश्मियाँ होती हैं, किरणें होती हैं, इंफ्रारेड किरणें होती हैं, फिर रेडियो
किरणें या तरंगे होती हैं। ठीक है ना। तो इसमें ध्यान देंगे कौन सा है भाई, करेक्ट आंसर वो बी होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत में छोड़े गए, ध्यान देंगे, भारत में छोड़े गए उपग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कलाक्रमण है। तो ध्यान देंगे कौन है भाई, तो इसमें आप नंबर बी इज द करेक्ट है। भास्कर सेकेंड, इनसेट 1B, IRS-1A और कोटोसेट। ठीक है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में के कौन तुल्यकालिक उपग्रह है। लैंडसेट है, मीडियोसेट है, IRS है, किटसेट है। तो जो करेक्ट आंसर है मीडियोसेट इज द करेक्ट आंसर, तुलनात्मक उपग्रह है। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दूर संवेद एजेंसी कहाँ अवस्थित है। देहरादून में, हैदराबाद में, बंगलुरु में, थुब्बा में। तो कहाँ भाई, देहरादून में अवस्थित है। करेक्ट आंसर ए होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। दूर संवेदन में 4 विभिन्न प्रकार के रिजोल्यूशन होते हैं, उन्हें क्या करने के लिए लगाए जाते हैं और जो सही अनुक्रम में हैं उनका उपयोग करने के लिए सही क्रम की पहचान कीजिए। तो जो दूर संवेदन में 4 विभिन्न प्रकार के रिजोल्यूशन लगाए जाते हैं उनको क्या करने के लिए लगाया जाता है भाई, रेडियो सक्रिय, उनका जो सही क्रम है रेडियो सक्रिय, स्थानिक, स्पेक्ट्रम और कालिक। ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। रेडियो सक्रिय, स्थानिक, स्पेक्ट्रम और कालिक के रूप में लगाया जाता है। ये क्रम लर्न करना होगा आपको। आगे की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अंकीय उत्थान मॉडल का प्रयोग किया जाता है GIS के द्वारा, दूर संवेद के द्वारा, GPS के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो अंकीय उत्थान मॉडल का प्रयोग किया जाता है GIS, करेक्ट आंसर ए। आगे के बाद, हवाई फोटो विधियां कितनी प्रकार की होती हैं। हवाई फोटोग्राफी की विधियां हैं 3 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 1 है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बड़े बड़े क्षेत्रों में के हवाई सर्वेक्षण के लिए उपयुक्त है। बड़े बड़े क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण के लिए उपयुक्त है पिन बिंदु फोटोग्राफी, ब्लॉक फोटोग्राफी, और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। बड़े बड़े क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण के लिए उपयुक्त हैं ब्लॉक फोटोग्राफी। कौन है भाई, ब्लॉक फोटोग्राफी। आगे क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44, वायु फोटो चित्र को प्रारंभिक रूप में बांटा जाता है 2, 3, 4, 1। कितने रूप में बांटा जाता है भाई, 2 रूपों में बांटा जाता है। करेक्ट आंसर ए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है 45 को हम लोग देखते हैं। वायु फोटो चित्रों का समूह कहलाता है फोटोग्राम, फोटो मोजैक, GPS, GIS। तो क्या कहलाता है भाई, करेक्ट आंसर बी, फोटो मोजैक कहलाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 46 को देखते हैं हम लोग। GPS के प्रयोग से ज्ञात किया जाता है क्षेत्रफल, लंबाई, दूरी, स्थिति। तो जो GPS होता है उससे हम स्थिति ज्ञात करते हैं कि वो किस स्थिति में या किस लोकेशन याद करते हैं। ध्यान दीजिए क्या करते हैं भाई, हम लोग लोकेशन लगाता है। अक्सर लोग GPS मोटर गाड़ियों में भी लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 को हम लोग देखते हैं। 47 क्या है, निम्नलिखित में से, ध्यान देंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भौगोलिक दिक् स्थान में पिंडों का स्थान निर्धारण और संबंध गुणों का संचालन के द्वारा होता है। दूसरा, स्थानिक पिंड बिंदुओं, रेखाओं और बहुभुजों के आलेखी अवयवों द्वारा निरूपित होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है।
केवल एक, केवल दो, एक और दो, न एक और न तो एक और न ही दो। तो कौन सा आंसर सही होगा, ध्यान देंगे। तो इसमें दिया गया है स, एक और दो सही, अर्थात दो और एक जो है वह दोनों सही हैं। ठीक है ना। एक भौगोलिक क्या क्या कह रहा है भाई, ध्यान से पढ़ लेते हैं फिर से। भौगोलिक दिक्सूचनाओं में पिंडों का स्थान निर्धारण संबंध गुणों का संचालन के द्वारा किया जाता है। स्थानिक पिंड बिंदुओं, रेखाओं, बहुभुजों के आलेखीय द्वारा निरूपित होते हैं, अर्थात ये बे दोनों सही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा है आज का 48वां को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रडार एक सक्रिय प्रकार का दूरस्थ संवेदक है। एक्स किरणों का प्रयोग दूर संवेदन में किया जाता है। स्पाट संयुक्त राज्य अमेरिका का दूर संवेदी उपग्रह कार्यक्रम कहा जाता है। निष्क्रिय दूर संवेदन में सूर्य की ऊर्जा का प्रकाश स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 1, 2 या 1, 3, 4 या 1, 4 या फिर 1, 3, 1, 2, 3, 4 सब। कथन सत्य की बात कर रहा है तो कथन सत्य कौन है? 1 और 4 सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा वहीं पे देखते हैं। करेक्ट आंसर कौन कौन है इसमें से? करेक्ट आंसर कौन कौन है? एक है रडार एक सक्रिय प्रकार का दूरस्थ संवेदक है। चौथा सही है निष्क्रिय दूरस्थ संवेग से सूर्य की ऊर्जा का प्रकाश स्रोत के प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक्स किरणों और ये स्पॉट ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए और डी इज द करेक्ट आंसर। आज का अंतिम प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डाटा में समस्या पैदा करती है? भू आवरण, बादल आवरण, जल आवरण, वनस्पति आवरण। जो सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग का डाटा लगाता जाता है उसमें बादल की जो आवरण होते हैं वो समस्या उत्पन्न करती हैं। आज बस इतना ही समस्या। किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए आप 94 51 91 26 21 पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है ना। और आपको एक PDF मिलेगा, इस पर मतलब पूरा लेख है। इसको प्राप्त करने के लिए अमरेश एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए और आपको उपलब्ध हो जाएगा। अभी मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।